अब हम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों और उसके बाद उसके परिवर्तन जो समाज के अन्य तबकों पे हुए, इसके अगले उत्तर पे आते हैं। औद्योगिकरण, औरतें और बच्चे। औद्योगिकरण, औरतें और बच्चे। हमने समाज के धनाढ्य वर्ग पर औद्योगिकरण का प्रभाव जाना। हमने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का औद्योगिकरण में योगदान समझा। बुद्धिजीवी वर्ग यानी जिन लोगों ने आविष्कार किया, जिन लोगों ने सोच की, जिन लोगों ने इस योजना को लागू करने में, क्रियान्वित करने में शासन की ओर से योगदान दिया होगा। हमने समाज के मजदूरों की जिक्र किया, हमने समाज के किसान वर्ग का जिक्र किया, उसके बाद हमने समाज के उस वर्ग का भी जिक्र किया जो कृषि क्रांति में, जिन्होंने कृषि उत्पादन में एक तरीके से योगदान दिया। अब हम आते हैं समाज के एक और तबके की ओर, वह है औरतें और बच्चे। औद्योगिकरण का इन पर क्या असर पड़ा? क्या ये अछूते रह गए? किस हद तक ये भी प्रभावित हुए औद्योगिकरण से? महिलाएं कैसे प्रभावित हुई औद्योगिकरण से? उद्योग और महिलाओं का क्या संबंध, क्या सरोकार? अब इसको हम समझेंगे। औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो कुछ ऐसा काल था जिसमें भारी परिवर्तन आए बच्चों और महिलाओं की स्थिति में, उनके तरीकों में, उनके जीवन यापन की शैली में। यदि हम उन परिवर्तनों की बात करें तो कुछ इस तरह होगा। पहला, गांव में गरीब लोगों के बच्चे खेतों में काम करते थे। बच्चों की बात कर रहे हैं इस अध्याय में, इस क्षण। तो गांव में क्या होता था? बच्चे खेती में मदद करते थे, माता पिता का हाथ बटाया करते थे और मौसम के अनुसार उनके काम बदलते रहे। जब खेती नहीं है तो वे माँ बाप को किसी अन्य कार्य में मदद करते थे। दूसरे शब्दों में, बच्चे परिवार में ही रहते थे और परिवार में बड़ों का हाथ बटाते थे। और यही स्थिति कमोबेश महिलाओं की भी थी। औरतें भी खेतों में काम करती थीं, घर में काम करती थीं और साथ ही साथ वे लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था इंग्लिश लाइफ का। अंग्रेजी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पशुपालन, कई कारणों से। उसके कई कारण हैं कि इंग्लैंड में पशुपालन उद्योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हम उस पर यहाँ पर विस्तार से नहीं जाते, केवल इतना समझ लें कि पशुपालन के मामले में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था इंग्लैंड में। अब कहाँ घरेलू माहौल में कार्य करना बच्चों और महिलाओं द्वारा गांव में, और शहर में वातावरण ही बदल गया। उन्हें अब कारखानों में काम करना पड़ा, उन्हें अब खदानों में काम करना पड़ा। तो पहला परिवर्तन, ये परिवर्तन, उनका कार्यस्थल पूरी तरह बदल गया। खेत खलिहान, घर, पशु, इनसे हटकर अब ये कारखानों के अंदर, अंधेरे कारखानों में लंबे घंटों के लिए कार्य करने लगे। अर्थात बच्चों के लिए खेल कूद जैसी कोई चीज़ नहीं रही। लगातार 15-16 घंटे काम करना, कठोर श्रम करना, ये इनके जीवन का हिस्सा हो गया था। और दूसरा परिणाम क्या हुआ? कठोर अनुशासन में रहना। क्योंकि उद्योगपति को तो केवल प्रोडक्शन, उत्पादन से मतलब है। वो नहीं चाहता कि मजदूर के रूप में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाओं हों, चाहे वो पुरुष हों, वे खाली बैठे रहें। वह तो पूरा 15-16 घंटे इन लोगों के श्रम को चूसना चाहता है। न्यूनतम में अधिकतम कमाई, ये उसका मूल मंत्र रहता है। ऐसी स्थिति में दूसरी जो बुरी स्थिति थी वो ये थी कठोर अनुशासन। काम, काम और काम, और वो भी जोखिम भरे काम, वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति के माहौल, बहुत ही अजीब माहौल में काम, अंधेरे में काम,
जहाँ वायु प्रदूषण हो, ऐसी स्थिति में काम, बहुत बुरी हालत थी। तीसरा बिंदु, पुरुषों की मजदूरी मैंने आपको बताया बहुत कम थी। 15-16 घंटे कार्य कराने के बाद उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, और इसलिए क्या होता था कि घर अकेले की कमाई से चल नहीं पा रहा था शहर में। तो इसलिए महिलाओं और बच्चों को कार्य में लगाना उनको उनकी व्यवस्था थी। ये हो गया तीसरा बिंदु। औरतें और बच्चे बनाम औद्योगिकरण की चर्चा में ये तीसरा बिंदु कि मजदूरी कम होने के कारण जीविकोपार्जन में होती दिक्कतों के मद्देनज़र महिलाओं को, बच्चों को भी काम में लगाया गया घर का खर्च चलाने के लिए। चौथा बिंदु, अब मशीनें जब ज़्यादा आने लगी तो मजदूरों की ज़रूरत कम पड़ने लगी। तो शहर में काम करते हुए अब ये लोग अपने घरेलू धंधों को, गांव के धंधों को भूल चुके थे, और शहर में कई वर्षों तक काम करने के बाद बढ़ती मशीनीकरण के कारण इनमें से बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए या और भी कम कीमत पे काम करने को तैयार हो गए। तो स्थिति बद से बदतर हो गई। पांचवा बिंदु, लंकाशायर, यॉर्कशायर, जो मूल रूप से सूती कपड़ों के लिए जाने जाते थे, जहां सूती कपड़ा उद्योग बहुत विस्तृत था, वहां इनको थोड़ी ज़्यादा नौकरी मिलती थी, क्योंकि बुनाई कताई में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और एक और बहुत अहम बात थी जिसके कारण बच्चों को कपड़ा मशीनों में ज़्यादा लगाया जाता था, और वो बात थी कि बुनाई कताई की मशीनें बड़ी सट के लगी रहती थी, पास पास रहती थी। और पास पास रहने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उद्योगपति तो चाहेगा कि कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लग जाएं। और इन पास पास सटी हुई मशीनों के कारण महिलाओं का या पुरुषों का वहाँ काम करना उस जगह में थोड़ा कठिन होता था, इसलिए उस जगह पे बच्चों को लगाया जाता था। देखिए कितना शोषण हो रहा है। बच्चों को इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जगह कम थी, उस जगह पे केवल वही जा सकते थे, इसलिए नहीं कि वे ज़्यादा कुशल थे। यानी कुशलता की आवश्यकता उद्योगपति की समझ के परे थी। उसे तो चाहिए था न्यूनतम मजदूरी वाले मजदूर। अगला बिंदु, जैसा मैंने बताया, बच्चों से कई घंटे काम लिया जाता था और उनसे सफाई आदि भी कराई जाती थी। रविवार को भी उनसे कार्य कराया जाता था, यद्यपि रविवार का कार्य कुछ दूसरे तरीके का होता था। उस दिन बुनाई कताई सामान्यतः ना होकर के मशीनों की सफाई के कार्य के लिए इन मजदूरों को लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में, ये बच्चे, ये महिलाएं बेचारे सप्ताह के 7 दिन उस माहौल में कार्य करते थे, और वो भी 15-15, 16-16 घंटे। ये हो गया आपका अगला बिंदु। इसके बाद चूंकि वे आराम नहीं कर पाते थे, उनकी भी शारीरिक स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी। वही हाल जैसा मजदूरों का हुआ। और कई बार तो ये होता था कि बच्चे इन मशीनों में फंस जाते थे, उंगलियां उनकी कुचल जाती थीं, पैर उनका कट जाता था, क्योंकि मशीनें सटी थी। लेकिन इनका कोई हितैषी नहीं था, कोई चिंतक नहीं था। यदि ऐसा कोई बच्चा या मजदूर जिसके हाथ पांव कट गए मशीन से, तो उसे निकाल दिया जाता था, उसके बदले अन्य मजदूरों को लगाया जाता था। बड़ी सरल बात थी। यानी मजदूरों की सोच, मजदूरों के लिए सोचने वाला कोई नहीं था। निष्कर्ष ये है, मजदूरों की समस्याओं को सोचने वाला कोई नहीं था। ये बच्चे कोयला खान में भी कार्य करते थे, और कोयला खान में बाल मजदूरी का चित्र, बड़ा खतरनाक चित्र जो आपको मैंने दिखाया, ये आप भूले नहीं होंगे।
कई बार तो ये होता था कि जो सुरंग जैसी खदान होती थी उसकी छत ही धंस जाया करती थी और बेमौत उसके अंदर लोग मारे जाते थे दम घुटने से। आज भी इतने वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के बाद भी आज भी ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई सौ मजदूर मारे गए हैं खदानों में, क्योंकि या तो खदान धसक गई और या खदानों में अचानक पानी भर गया, इतना पानी कि उसे निकाल नहीं पाए। ये आज भी वर्तमान में होता है। जब पंपिंग टेक्नोलॉजी, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन इतना हो चुका है, तब भी ये घटनाएं आज होती हैं। कल्पना करिए उस समय कितनी सामान्य रही होगी ये घटनाएं। यानी इन मजदूरों के जीवन का कोई अहम नहीं था, इन मजदूरों के जीवन की कोई कीमत नहीं थी। कई बार तो जो खदानें हैं उसके अंदर जो केमिकल प्रक्रिया हो रही है, जो रसायन बन रहे हैं, वातावरण में गैस निकल रही है, उससे कई बार विस्फोट भी हो जाता था और विस्फोट में लोग घायल हो जाते थे, मर जाते थे। और मैंने तो आपको पूर्व में ही बताया, जो अगला बिंदु आप मान सकते हैं औरतों और बच्चों की स्थिति को लेकर, कि उन्हें बहुत गहराई तक उतारा जाता था, क्योंकि बच्चे ही नीचे तक जा सकते थे गहराई तक, और फिर धक्का दे के वे टन टन भर माल ऊपर चढ़ाते थे, क्योंकि खदानें तो नीचे होती हैं ना। और जैसे जैसे मांग बढ़ती गई रेल पात की, लोहे की, कोयले की, खदानों की गहराई भी वैसी बढ़ती चली गई। दूसरे शब्दों में, खदानों की बढ़ती गहराई ने इन बच्चों के लिए और विषम स्थिति पैदा कर दी। और आगे यदि बात करूं तो जैसे जैसे औद्योगिकरण होते जा रहा था, समाज के एक बहुत बड़ा तबका जो मजदूर वर्ग था, उसकी स्थिति वैसी वैसी और ही शोचनीय होते चली जा रही थी। ये बच्चे जो थे, 8वां बिंदु आप समझ सकते हैं इसे, ये बच्चे ट्रैपर का काम करते थे, ट्रैप करते थे, रोकते थे, माल को चढ़ाना फिर ट्रैप करना, माल को चढ़ाना धक्का देके फिर रोकना, ट्रैप। ये लोग ट्रैपर का काम करते थे। इस प्रकार आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर थी, पुरुष मजदूरों से भी बदतर थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड जो हैं उस समय के, ब्रिटिश अभिलेख उस समय के जो रिकॉर्ड मिले हैं, उससे तो मालूम पड़ता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो 10 साल से भी कम उम्र में, और 28% मजदूर 14 साल से भी कम उम्र में लग गए थे नौकरी में। आधों ने तो वहाँ 10 साल से कम उम्र में नौकरी शुरू कर दी, और 28% मजदूर 14 साल से भी कम उम्र में लगा दिए गए। सोचिए बचपना क्या रहा होगा इनका। ये बाल मजदूर, इन्होंने बचपना देखा ही नहीं। एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जिसमें वो कहती हैं, बहुत याद आती है मुझको, बहुत बार आती है मुझको, मधुर याद बचपन मेरी, गया ले गया वह जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन का अतुलित आनंद, चिंता रहित खेलना खाना। क्या इन बच्चों ने इसको देखा होगा? जो लोग 10 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में खदानों की गहराई में चले गए, 15-15, 12-12 घंटे कार्य किया, इतने गंदे माहौल में जो जीवन यापन कर रहे थे, इन्होंने कभी बचपना नहीं देखा। और ऐसे बच्चे जब बड़े हुए तो कल्पना कर सकते हैं किस सोच में बड़े हुए होंगे। क्या ये वास्तव में मानव सोच रखते रहे होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर आप आगे पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि
किस मानसिक परिवर्तन से, किस मानसिक त्रासदी से ये बच्चे गुजरे होंगे जिन्होंने अपना बचपन नहीं देखा। बचपन का अतुलित आनंद, अतुलित आनंद तो दूर की बात, बचपन में आनंद, बचपन क्या है ये इनके समझ के परे था। इन मजदूरों को गंदी बस्तियों में तो रहना पड़ता था, पास पास के मकान थे, तो जब ये लोग घर आते थे तो इन बच्चों के लिए खेलने का कोई साधन, संसाधन, जगह भी नहीं थी। महिलाओं, बच्चों की स्थिति को लेकर जितना कहा जाए उतना कम है, और स्थिति से अर्थ है दुर्दशा से। एक और जहां देखेंगे कि उनके मजदूरी के घंटे पुरुषों के बराबर ही थे, पर उनको जो मजदूरी मिलती थी, एक जो उस समय का जो रिकॉर्ड बताता है, उनकी करेंसी में यदि पुरुष मजदूर को 25 शिलिंग मिलता था तो महिलाओं को मात्र 7 शिलिंग, 7। और बच्चों की तो हालत और बुरी, इतना लंबे घंटे काम करने के बाद, सब कुछ त्याग देने के बाद, बचपना खो देने के बाद, अपने स्वास्थ्य की कीमत पर, अपने मानसिक वार्धक्य की कीमत पर उनको मात्र 1 शिलिंग मिलता था, ऐसा उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि महिलाओं, बच्चों की स्थिति शायद सबसे ज़्यादा शोचनीय थी औद्योगिकरण के काल में, औद्योगिक क्रांति के काल में। कुछ और इसके बिंदु जो आते हैं उसमें आप देखेंगे कि कपास उद्योग की विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो एक विशेषता तो हमने जानी कि सारा का सारा कच्चा माल आयात होता था, कॉटन, और उसका अधिकतर भाग निर्यात भी होता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस कपास उद्योग में जो अधिकतर मजदूर थे वे स्त्रियां और बच्चे ही थे। अधिकतर मजदूर स्त्रियां और बच्चे ही थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई ये थी कि उनकी निर्भरता इन पे बढ़ गई थी, और निर्भरता बढ़ने का कारण ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का लोभ, जिसमें मात्र 7 शिलिंग और 1 शिलिंग की मजदूरी में वे काम करवा लेते थे उद्योगपति। और दूसरा ये था कि बच्चे ऐसी जगह पहुंच सकते थे, सटी हुई मशीनों में, गहरी खदानों में, जहां पुरुष और सामान्य महिला नहीं पहुंच पाते थे। तो इस प्रकार उनकी निर्भरता उद्योगपतियों की बच्चों पे बहुत थी। इसके अलावा एक और कारण था कि बच्चे और महिला किसी भी तरह का विरोध नहीं करते, और चूंकि ये विरोध नहीं करते, किसी तरह का आंदोलन करने की संभावना इनके द्वारा नहीं थी, किसी तरह का विद्रोह करने की संभावना नहीं थी। तो इसीलिए उद्योगपति हमेशा पुरुष महिलाओं को या बच्चों को मजदूर के रूप में रखते थे। देखिए कितने फायदे और कितना शोषण, उद्योगपतियों को कितना फायदा, और उसकी एवज में मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का कितना शोषण। तो महिला बच्चों के कपास उद्योग में प्राथमिकता इसलिए थी कि ये 3 कारण जो बताए। सूती उद्योग, कपास उद्योग में इनकी प्राथमिकता से इनका एम्प्लॉयमेंट इतना था कि माना जाता है उस समय के रिकॉर्ड के आधार पे कि लगभग 2/3 मजदूर महिला और बच्चे थे। देखने में तो बस, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा परिवार ही मजदूरी में लगा हुआ, रोजगार मिला हुआ है, लेकिन रोजगार किस कीमत पर। बच्चों की प्राथमिकता और इस महिलाओं की स्थिति के साथ साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है, और वो है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे उद्योगीकरण हुआ वैसे वैसे शहरीकरण भी हुआ, और शहरीकरण की एवज में ग्रामों की स्थिति बदतर हो गई। गांवों की संख्या बड़ी कम हो गई, गांव उजड़ने लगे, उजाड़ हो गए। सभी लोग पलायन कर रहे थे शहर की ओर, रोजगार की उम्मीद में, पैसा कमाने की उम्मीद में।
स्त्रियों को भी और बच्चों को भी नौकरी में लगा देने की उम्मीद में, क्योंकि जब गांव में थे तो स्त्रियों और बच्चे मात्र पुरुष मजदूर की मदद करते थे, कुछ अतिरिक्त कमाई नहीं लाते थे। लेकिन शहर में 7 शिलिंग और 1 शिलिंग का लोभ उन्हें था, इसलिए वो गांव से उन्हें शहर खींच लाता था और इस प्रकार पूरा परिवार इन कारखानों में अब खप जाता था, अपनी ज़िंदगी गुजार देता था और उसका परिणाम बहुत ही दुष्प्रभावी होता था। तो ये भी एक आप बिंदु समझ सकते हैं कि गांव का उजड़ना और शहरों का बनना, इसने भी किस तरीके से परिवार को प्रभावित किया होगा। हर परिवार की एक अपनी संस्कृति रहती है, एक अपनी परंपरा रहती है। ये संस्कृति और परंपरा उनके गांव में ही छूट गई, ये शहर के हो गए और शहर के होने का परिणाम ये हुआ कि गांव में जो उनकी जीवन शैली थी वह भूल चुके थे। और एक काल ऐसा आया कि अब वापस भी जाना इनके लिए दूभर हो गया, क्योंकि ये गांव की संस्कृति, गांव के जीवन शैली से पूरा कट चुके थे। एकल परिवार अब ज़्यादा हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हम मजदूरों के संबंध में समझ सकते हैं, समाज के संबंध में समझ सकते हैं और साथ ही स्त्रियों और बच्चों की स्थिति को लेकर भी समझ सकते हैं कि एकल परिवार अब ज़्यादा प्रचलित हो गया, संयुक्त परिवार समाप्त हो गया। संयुक्त परिवार की एक अपनी संस्कृति होती है, एक अपना वे ऑफ लाइफ रहता है और अब यहाँ वो सब समाप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों, महिलाओं, मजदूरों पर या परिवार पर क्या असर पड़ा होगा जब ये परिणाम हम देखते हैं औद्योगिकरण का, एकल परिवार का आना, प्रादुर्भाव और जॉइंट फैमिली का यानी संयुक्त परिवारों का टूटना, उजड़ना। संक्षिप्त में हमने बहुत सारे दुष्परिणाम इस काल के देखे। गांव का उजड़ना भी देखा, स्वास्थ्य का गिरना भी देखा, गंदी बस्तियों का भी निर्माण देखा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो जो औसत आयु थी बर्मिंघम में, बच्चों की, लोगों की औसत आयु लगभग 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष और वही गांव में 21 वर्ष थी। सोच सकते हैं आप कि कितनी कम आयु इन लोगों की वहाँ थी। इसके अलावा उपनगरीय जीवन का विकास, क्योंकि ये लोग ऐसे परिवार, गांव के महिलाओं के बच्चों के साथ ये लोग कहाँ रहते थे? शहर के आउटस्कर्ट्स में, शहर की पेरीफेरी में। शहर में तो मात्र धनाढ्य वर्ग के लोग ही थे, इसलिए वो बाहर रहते थे, शहर से दूर रहते थे, जहाँ सभी तरह की समस्याएं थीं, पेयजल की समस्या के अलावा। और पेयजल की समस्या की यदि बात करें तो 2 तरह की बीमारियां उस समय जो फैली थी, एक तो पानी के, पेयजल के ना होने से जनित और दूसरा दूषित वायु से जनित। चाहे वो हैजा ले लें जो पेयजल से होता है और दूषित वायु से क्षय की बीमारी होती है, टीबी की बीमारी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल मिलाकर इन बच्चों के, इन महिलाओं के, इन मजदूरों की जीवन प्रत्याशा, जिसे हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा में बहुत गिरावट आई। वही जो मैंने बर्मिंघम में 15 वर्ष बताया, मैनचेस्टर में 17 वर्ष बताया और गांव में 21 वर्ष बताया। महामारियां और ये सब चीज़ें एक सामान्य चीज़ हो चुकी थी। अंतिम बिंदु इस मुद्दे पर बच्चों का जो लंबे समय तक जो श्रम अवधि थी, बच्चों को जो विभिन्न रूपों में यूज़ किया जा रहा था, चाहे ट्रैपर के रूप में, चाहे उसके अलावा बेरर्स के रूप में, चाहे ऐसी जगहों में भेजने के लिए जो जोखिम भरी थी, तो इससे क्या हुआ? इससे बड़ा एक परिवार में एक दूषित माहौल हो गया। परिवार एकल हुआ और इस परिवार के अंदर के सदस्यों में एक दूसरे की मानसिक स्थिति को ठीक करने का भी समय नहीं बचा,
क्योंकि 16-16 घंटे 18-18 घंटे यदि कार्य कर रहे हैं तो वे मात्र काम करते थे और वापस आके भोजन करके सोते थे। किसी तरह का संवाद नहीं रहा परिवार में। इन सब के बावजूद यदि हम एक सकारात्मक पहलू देखें औरतों के मामले में, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के मामले में, महिलाओं के मामले में एक सकारात्मक पहलू ये हुआ कि महिलाएं पहली बार एक तरीके से स्वतंत्रता महसूस करने लगी, वित्तीय स्वतंत्रता। पहली बार वे धन अर्जित करने लगी, कमाऊ महिला बनी। भले ही इसकी शुरुआत बड़ी शोचनीय हुई, पर शुरुआत हुई। तो ये इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है औद्योगिक क्रांति का। और उसके साथ ही महिलाओं का आत्मसम्मान भी बढ़ा। यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति मानसिक दृष्टि से थोड़ी बेहतर ये हुई कि अब वे अपने को स्वतंत्र महसूस करें, इंडिपेंडेंट ऑफ मेन, कमाऊ महिला। और साथ ही साथ चूंकि अब वो कमाने लगी थी, चूंकि अब स्वतंत्र रूप से फैक्ट्री में कार्य करने लगी थी, परिवार से हटकर महिलाओं के गुट में कार्य करने लगी थी, विभिन्न लोगों के साथ मिलकर कार्य करने लगी थी, एक तरीके से उसमें आत्मसम्मान भी जागा, जिसके अपने प्रभाव आगे समाज पर पड़े, जिस पर बाद में जिक्र होगा। लेकिन नकारात्मक पहलू कि परिस्थितियां बड़ी अपमानजनक थीं। पुरुषों के बीच में कार्य करते हुए, जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करते हुए, उनके अपनी जो निष्ठा थी, अपना जो आत्मसम्मान था, उसको दूसरे तरीके से ठेस पहुंचती थी। मजदूरी बहुत कम थी, इस बात का उन्हें सतत रूप से मलाल था। उनकी स्थितियां बड़ी जोखिम भरी थी, इस बात से सदैव वाकिफ थी। और उनके कार्य घंटे भी बड़े लंबे थे। कुल मिला के निष्कर्ष ये कि औद्योगिकरण में बच्चों और महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर बहुत ही शोचनीय हो चली थी।